हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीलम आपकी आज की एनटीएससी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आज हम कुछ रिवीजन सेशन लेंगे और इस रिवीजन सेशन में मैं लेने वाली हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एग्जाम से जस्ट पहले हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन लेंगे जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला टॉपिक है बच्चों डाइस। डाइस जिसको कि आप हिंदी में पासा भी कहते हैं। तो इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो डाइस है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहली हमारे पास होती है जनरल और दूसरी होती है स्टैंडर्ड। जो डाइस है, जो पासा है, जैसे सांप सीढ़ी खेलने के लिए जिस गिट्टी का प्रयोग आप करते हैं उसी को हम डाइस बोलते हैं। ठीक है, और आप भली भांति जानते हैं कि उसमें 6 फलक होते हैं और 1 से 6 तक काउंटिंग जो है उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, तो आज हम उसी डाइस की बात कर रहे हैं। तो उस डाइस में हमने कहा कि वो जो डाइस है, वो जो पासा है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला है जनरल और दूसरा है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो जनरल पासा हमारे पास होता है, जो जनरल डाइस हमारे पास होती है, उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर जो नंबर्स आपको लिखे मिलेंगे उसमें क्या होगा कि जो आसपास वाले होंगे, जो अगल बगल में होंगे, आजू बाजू में होंगे, उन नंबर्स का सम 7 होगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाए तो क्या होगा कि जैसे ये दोनों हो गए, अब आप इन दोनों को जोड़िए तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये हो गया 3, 4 और यहाँ हो जाए 2। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों आसपास के हो गए ना, आजू बाजू में हो गए, एक दूसरे के साथ हो गए, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। क्लियर। तो जो अगल बगल में है उनको जोड़ने पर अगर आपको 7 मिलता है तो वो जो आपकी डाइस है, वो जो आपका पासा है, वो होगा जनरल। दूसरा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपके पास क्या होता है कि जो डाइस आपके पास है उसमें जो अपोजिट होगा वो उनका योग 7 होगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हो जाए 3, यहाँ 5 और यहाँ हो जाए 6, और तो अब देखिए क्या किसी को जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये जनरल डाइस तो नहीं है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कि 3 के अपोजिट, यानी कि निचली साइड, ये ऊपर वाला फलक है तो इसके अपोजिट साइड यानी कि नीचे साइड जो है वो कौन सा नंबर होगा, ये 3 है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो योग है वो 7 आता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो अपोजिट साइड पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये 2 टाइप की जो डाइस है ये आपने देखी और इनको आपने समझा। अब हम इनको अपने क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। चलिए इसी को मैं एक उदाहरण की हेल्प से, एक डाइस की हेल्प से आपको क्लियर करती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये एक डाइस है, यानी कि आपका जो है पासा है। इस पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए स्टैंडर्ड से मैं क्या आपको समझा रही थी, तो देखिए जैसे कि आपको पता है जो आपके पास पासा है, जो गिट्टी है आपकी सांप सीढ़ी खेलने वाली, उसके ऊपर 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके 6 तक नंबर इसके ऊपर लिखे होंगे क्योंकि इसके 6 फलक है। तो जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो अपोजिट फलक है, अपोजिट से क्या मतलब है, ये देखिए जैसे ये ऊपर वाला है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि नीचे की तरफ। ये देखिए ये है तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाली साइड। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा, जो बैक साइड है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैं कह रही थी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होगी उसमें जो फलक होंगे उनके अपोजिट जो नंबर्स होंगे उनका योग 7 होगा। देखिए जैसे आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है नंबर 2। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या होगा कि 2 के अपोजिट जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, 5। क्यों, क्योंकि हमने कहा स्टैंडर्ड डाइस में जो योग है 2 फलकों का, अपोजिट फलकों का, वो कितना होगा, 7। ठीक है, तो जो एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत जो फलक होंगे उनका योग होगा 7।
तो देखिए ये आपके पास है 2, तो अपोजिट कितना होना चाहिए 5। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ा कितना हो गया 7। अब जैसे ये हो गया 1, तो 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट होना चाहिए 6। क्लियर हो गया आपको। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे ही हमने कहा था जो हमारी जनरल डाइस होगी उसमें क्या होगा कि जो फलक आजू बाजू वाले हैं यानी कि अगल बगल में है एक दूसरे की, कैसे, जैसे ये इसकी बगल में कौन सा हुआ, ये वाला फलक, और इधर से देखें तो ये वाला फलक। ठीक है, तो ये इसके आजू बाजू में है और इसके अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाली साइड। क्लियर। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और प्रैक्टिस करें अपना पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें ये डाइस दी हुई है, इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये 5 जो है हमें इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इनमें हमने देखकर बताना है कि इसमें पूछा गया है कि नंबर जो अपोजिट हो 6 के, नंबर अपोजिट टू 6 यानी कि जो 6 है उसके विपरीत जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चेक कीजिए आपको जो डाइस दी गई है वो कौन से प्रकार के डाइस है, क्या वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पास जो डाइस दी गई है उसको देख के चेक कीजिए क्या जो ये अगल बगल में है नंबर्स, इनको जोड़ने से 7 आ रहा है। देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 नहीं आया। 3 और 2 कितना हो गया 5, यहाँ भी 7 नहीं है। 3 और 6 कितने हो गए 9। तो इनमें से किसी में भी जो है 7 नहीं है, इसका मतलब ये आपकी जो है जनरल डाइस नहीं है। ये कौन सी डाइस है आपकी, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आपने क्या देखा था कि जो विपरीत फलक है उनका योग 7 होगा। तो मुझे बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां से डायरेक्ट हमने देख लिया कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 6 के अपोजिट क्या होना चाहिए जिससे कि योग जो है वो 7 बन जाए। बिल्कुल सही 1। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए यहाँ आपको जो डाइस दी गई है उसको ध्यान से देखिए और चेक डाइस है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। तो कि क्या जो साथ में जो एडजेसेंट है यानी कि जो अगल बगल में है दोनों, उनका सम 7 आ रहा है। 3 और 1 हो गया 4, नहीं। 5 नहीं। 2 और 1 3 नहीं। तो ये जो है इनमें से ये जो है इनमें से जो अगल बगल वाले थे उनका जो योग है वो 7 नहीं आ रहा है। इसलिए जो डाइस हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था कि जो विपरीत है उनका योग 7 होना चाहिए। जैसे 2 के अपोजिट साइड कौन सा आएगा 5, 1 के अपोजिट कौन सा आएगा 6, जिससे कि योग 7 बन जाए। अब उसने पूछा है कि नंबर अपोजिट टू 4 यानी कि 4 के जो उल्टी साइड होगा, विपरीत साइड होगा, वो कौन सा नंबर होगा। तो देखिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि जो 4 है 7 होना चाहिए योग विपरीत का, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3, क्योंकि 4 और 3 मिलाकर कितने बन गए 7। तो देखिए इनमें से ऑप्शन, सॉरी ये गलत लिख दिया यहाँ पर, यहाँ होगा 3। ठीक है, तो इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपका है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें डाइस गिवन है और हमें कहा गया है कि नंबर अपोजिट टू 3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने अपनी डाइस को ध्यान से देखा, चेक कीजिए क्या ये जनरल डाइस है। 3 और 2 हो गया 5 और 2 और 1 हो गया 3, कि नहीं ये जो है हमारे पास जनरल डाइस नहीं है। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड डाइस काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, है ना। अगर ये जनरल डाइस नहीं है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस फलक है उनका योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि 3 के अपोजिट हमारे हिसाब से विपरीत फलक पे 4 आना चाहिए। लेकिन जब हमने अपनी डाइस तीनों डाइस को ध्यान से देखा
तो हमने देखा कि 3 और 4 तो एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी कि अगल बगल में पड़े हुए यहाँ पर। इसका मतलब 3 के विपरीत 4 नहीं। उस केस में हमने क्या करना है, हमने फिर से अपनी डाइस को ध्यान से देखना है। देखिए 3 के साथ जो जो नंबर आ चुके हैं, ये देखिए 3 के साथ 1 और 2 आ चुके, क्योंकि 3 के साथ 1 है तो इसका मतलब 1 इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलिए। 3 के साथ हमें 5 भी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब 5 भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 के साथ हमें 4 भी दिखाई दे गया, क्योंकि जो इसके विपरीत होगा वो तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, जो आपको इस डाइस में सामने से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो 3 के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि आप इनको देख पा रहे हो, जो 3 का विपरीत है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये 1 जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के साथ हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो 4 है यहाँ पर, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बचा, 6। तो कई बार हमें ये वाली ट्रिक भी अपनानी पड़ती है। क्लियर। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कैलेंडर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर पर आधारित प्रश्न भी जो है हमारे एनटीएससी या जो दूसरे हमारे एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग का ही एक पार्ट है। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न है, अब जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगी, लॉन्ग मेथड हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम लॉन्ग मेथड से बैठ के क्वेश्चन को करते रहें, फिर हम लगे ही रहेंगे और टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी वर्ष की 3 जनवरी को वीरवार है, कोई वर्ष है और उस वर्ष में क्या है कि जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी को क्या है दिन, वीरवार है। उसी वर्ष में 26 जनवरी को कौन सा दिन है, ये हमने बताना है। ठीक है, तो क्योंकि हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है, जो हमें 2 दिन दिए हुए हैं वो हमने लेने हैं। पहला हमें क्या दिया हुआ है, 26 जनवरी, जो मंथ है वो सेम है, यानी कि एक ही महीने की बात हो रही है, जनवरी की ही बात हो रही है, तो हमने 26 जनवरी, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है, 3 जनवरी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 26 में से 3 को घटा दिया, घटाने के बाद आपके पास क्या आया, 23। ठीक है, 23 आ गया। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो आपने क्या करना है कि इस 23 को 7 से भाग करना है। ये रहा 23, आपने इसको 7 से भाग किया, कितने जाएगा, 7 तिये 21। आपको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो है इस शेषफल से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा आंसर निकालने में। ठीक है, तो जो 2 है ये हमारे पास आ गया शेषफल, तो ये शेषफल हमें बताएगा कि जो दिन पूछा गया है वो कौन सा होगा। अब देखिए आपका प्रश्न कहां से शुरू हुआ था कि 3 जनवरी को है वीरवार, तो वीरवार के बाद अब आपने क्या करना है, वीरवार में जोड़ने हैं 2 दिन। ठीक है, तो ये 2 दिन कौन से होंगे, वीरवार के बाद कौन सा दिन आएगा नेक्स्ट, शुक्रवार, और उसके बाद शनिवार। तो यानी कि जो 26 जनवरी है उसको कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी को होगा शनिवार। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन है वीरवार, शनिवार, शुक्रवार और रविवार। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शनिवार। क्लियर हो गया। देखिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, सेम मंथ है, सेम ईयर है। आपको क्या करना है, जो दोनों डेट्स हैं उनको आपने घटा दिया, और घटाने के बाद आपने क्या किया कि जो भी आंसर आया उसको आपने 7 से भाग कर दिया। ठीक है, 7 से क्यों भाग किया, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो शेषफल बचा वो आपको निर्धारित करेगा कि जो दिन होगा वो कौन सा होगा। जैसे शेषफल यहाँ आया 2, तो जो दिया हुआ था जहां से प्रश्न की शुरुआत हुई थी कि 3 जनवरी को वीरवार है, तो वीरवार में आपने 2 दिन जोड़ दिए, तो आपका आंसर क्या आ गया, वीरवार में 2 दिन जोड़ो क्या हो जाएगा, शुक्रवार और शनिवार, तो आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, चले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2 कि 29 अप्रैल को शुक्रवार है, उसी वर्ष की 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये हमने बताना है।
देखिए जब हमने कहा था कि सेम मंथ है सेम ईयर है, तो उसमें आपने क्या किया था कि दोनों डेट्स को घटा दिया था और 7 से भाग कर दिया था। अब देखिए आपको 29 अप्रैल से सितंबर तक जाना है, तो हम जो भी यहां से सितंबर तक पहुंचने के लिए हमें समय लगेगा वो सभी महीने हम यहाँ लिखेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, तो अप्रैल के कितने दिन बचे? 29 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो यहाँ पर जो दिन बचे वो कितना हो गया? 1। उसके बाद मई में कितने दिन होते हैं? 31। उसके बाद जून में 30, फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31 दिन होते हैं और सितंबर में कितने दिन की बात कर रहे हैं? 18 तारीख तक की। तो ये कितने दिन हो गए? 18। क्लियर हो गया? तो अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1 और 1 हो गया 2 और 1 3 4 और 8 और 4 हो गए 12। कैरी हो गया 1, हासिल 1 आ गया, मतलब तो 3 और 1 4 और 1 हासिल हमारे पास था 5 और ये हो गया 9 और 5 हो गए 14। यानी कि हमारे पास आ गया इन सबको जोड़ने से 142। अब वैसे ही आपने करना है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 142 को आपने 7 से भाग कर देना है। तो 7 दूनी 14 हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब 2 जाएगा नहीं आगे, तो 2 आपका शेषफल हो गया। ठीक है, अब दिन कौन सा दिया हुआ था? शुक्रवार। शुक्रवार में आप 2 दिन और प्लस कर दीजिए। शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार और फिर आएगा रविवार। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? रविवार। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगर आपके पास जो है वो डेट सेम रहे और वर्ष बदल जाए। देखिए जैसे 5 जनवरी है तो 5 जनवरी को ही उसने पूछा है, सिर्फ जो वर्ष है वो बदल गया है, तब आपने क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि जो वर्ष आपको दिया हुआ है वो कौन सा वर्ष है। क्या वो लीप ईयर है? तो लीप ईयर कैसे चेक होगा? जो वर्ष दिया हुआ है उसको आप 4 से भाग करके देख लीजिए। तो देखिए 4 से भाग करके, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो क्या ये पूरा पूरा भाग हुआ? नहीं, ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तब आपने क्या करना है कि जो भी दिन दिया हुआ है उससे अगला दिन, जैसे 5 जनवरी 1998 को अगर वीरवार है तो 5 जनवरी 1999 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर हो गया? 5 जनवरी 1998 को अगर वीरवार है तो 5 जनवरी 1999 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। सिर्फ एक दिन आपने प्लस कर देना है। वहीं अगर ये लीप ईयर होता, अगर ये लीप ईयर होता, मान लो यहां पर ये दिया होता कि 5 जनवरी 2000 को वीरवार है, तो 5 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? अब जो हमारे पास 2000 है वो लीप ईयर है, क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो लीप ईयर के केस में क्या होगा? आपने 2 दिन जोड़ देने हैं। तो जैसे 5 जनवरी 2000 को अगर वीरवार है तो 5 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? वीरवार में 2 दिन आप जोड़ दीजिए, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 5 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। क्लियर होगा? तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर दिन जो डेट है वो सेम हो, सिर्फ वर्ष बदल दिया जाए, तो आपने सिर्फ चेक करना है कि क्या दिया हुआ जो वर्ष है वो लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे चेक होगा कि आपने उसको चेक कर लेना है 4 से भाग करके। अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो लीप ईयर है, नहीं होता तो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो दीजिए और अगर लीप वर्ष नहीं है तो फिर आपको एक दिन जोड़ देना है और उससे जो है आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे कैलेंडर वाले क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं आपके एनटीएससी के पेपर में। अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए एक टाइप और लेते हैं जिसमें कि आपको कोई गिवन फिगर है और उस फिगर को देखकर आपको बताना है कि उस फिगर के अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं। तो वर्ग और आयत एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक आकृति हमें दी होगी
और उस आकृति को देखकर हमने बताना है कि उस आकृति में कितने वर्ग हैं। हमने उन वर्गों को गिन कर बताना है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम गिनने बैठे, एक छोटी सी फिगर हो तो उसको गिनना, उसमें वर्गों को गिनना आसान है, लेकिन अगर फिगर बड़ी हो जाए तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जैसे अगर इस फिगर में आपको वर्ग गिनने के लिए कहे जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हम आराम से गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया एक बड़ा, तो इसमें कितने हो गए, कुल हो गए हमारे पास 5 वर्ग। ठीक है, अब इसमें आसान था, लेकिन अगर थोड़ा और बड़ा दे दिया जाए तो हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि काउंट करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम उसको काउंट कर भी लेते हैं तो भी हमारा जो टाइम है उसमें वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखते हैं कि कैसे हम किसी दी हुई आकृति में जो वर्गों की संख्या है उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये आकृति थी, तो इस आकृति में हम गिनना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आपने देखा इस साइड देखिए 1 2, ये होती है हमारी रो और ये हमारे होते हैं कॉलम। ये जो 2 हैं ये इसमें कॉलम है, और ऐसे अगर हम देखें तो ये हमारी रो है, एक ये रो हो जाएगी और एक ये रो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक है, या सीधी सीधी भाषा में आप गिन लीजिए कि इसमें कितने खाने हैं, ऐसे कि 1 2 2 इस साइड हो गए और 1 2 2 इस तरफ हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको लिख के देखा, 2 और 2 ही इधर थे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब दोनों में से एक घटा दो, 2 में से गया 1 और 2 में से गया 1। अब 1 को 1 से गुना किया, कितना हो गया 1, दोनों को जोड़ दीजिए 5। तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर? नेक्स्ट इसमें देखिए और क्लियर होगा आपको, 1 2 3, इधर चेक कीजिए 1 2 3, तो जो बड़ी संख्या है उसको ले लीजिए, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आपने लिखा 3 गुना 3, 3 तिया हो गया 9। अब आपने क्या करना है, इनमें से एक कम कर दीजिए, 3 में से 1 कम हुआ 2 आ गया, फिर 3 में से 1 कम हुआ 2 आ गया, 2 दूनी 4, फिर से 1 कम कर दीजिए, 2 में से 1 कम हुआ 1, फिर से 2 में से, इसमें से दोनों में से एक कम करते जाना है और ये हो गया 1। अगर हम फिर से कम करते हैं तो ये हो जाएगा 0 गुना 0, तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लीजिए, 9 और 4 हो गए 13 और 1 14, तो इसके अंदर जो कुल वर्ग आपके होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। क्लियर हो गया? ये बहुत इजी है। अब अगर आप देखिए कि इसमें जो है एक कॉलम और बढ़ जाए, ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि इधर 4 हो गया। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे, सेम तरीके से चलेंगे आप। देखिए इसको कैसे हल करना है। अब देखिए कि सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, नंबर 4, और ये इधर से दोनों तरफ का नंबर लेना है आपने, इधर हो गया 4 इधर हो गया 3, तो 4 तिये हो गया 12। अब 1 कम कर दीजिए 3, और इधर से 1 कम हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, फिर से 1 कम कर दीजिए 2 1, कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखिए, अब अगर फिर से आप कम करते हैं, यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगी, तो उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तब तक चलना है जब तक इन दोनों में से कहीं आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 2 हो गए हमारे पास 20। ठीक है, तो इसमें जो आपके वर्ग बनेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। क्लियर? फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते थे। ये थे कि अगर हमें दी हुई आकृति में जो आपके वर्ग हैं उनकी संख्या पूछी गई हो कितनी हो, तो आपने कैसे निकालना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि अगर वर्गों की बजाय आयत पूछे जाएं तो आयतों को आपने कैसे चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमें कोई आकृति दी गई हो और उसमें हमें कहा जाए कि आप इसमें से जो आयतों की संख्या है वो गिनकर बताइए, तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आयतों की संख्या बताने के लिए हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे हम पहले नंबरिंग कर रहे थे 1 2, ऐसे ही इस तरफ 1
2 3। इस बार हमने क्या करना है, इन नंबर्स को जोड़ना है। जैसे ये हो गया 1 और 2, कितना हो गया 3। इनको जोड़िए 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया 6। अब आपने इन दोनों को गुना कर देना है। आयतों की संख्या चेक करने के लिए आपने इनको गुना कर देना है। 3 छिके कितना हो गया 18। तो ये 18 जो है ये क्या होंगे, इसके अंदर आयत होंगे, आयतों की संख्या होगी। क्लियर। अगर आप वैसे गिनना चाहें तो आप गिन के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम कैसे चेक करेंगे, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए इनको। देखिए ऐसे कितना आएगा, 2 और 1 हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15। ऐसे इनको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणा 6 कितना हो गया 15 90। तो आपके पास जो आयतों की संख्या होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी 90। क्लियर। चलिए लेते हैं त्रिभुज को। अगर आपको एक त्रिभुज दी हो तब आप कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर कितनी त्रिभुज बन रही है। ठीक है, काउंट करेंगे तो थोड़ा हमें लंबा मेथड पड़ जाता है और एक्यूरेसी भी नहीं आती, यानी कि हमें नहीं पता कि जो हमने काउंट करके चेक किया है वो सही है या नहीं है, तो इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक है सिर्फ हमारे पास। अगर इस आकृति में पूछा जाए कि कितने त्रिभुज बन रही हैं, तो चेक कीजिए, एक, जितनी लाइंस है आपको जितने खाने दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है कि इनको ऐड कर दीजिए, 1 2 3, इनको ऐड कीजिए, आप कितना हो जाएगा 3 और 3 6। तो यहाँ पर जो आपकी त्रिभुज बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी 6। क्लियर। अब मान लीजिए ऐसे ना हो के इसमें एक लाइन ऐसे भी दी हुई है, अब आपने त्रिभुज कैसे चेक करनी है। अब देखो आपने देखनी है, एक लाइन होगी ये, अब यहाँ एक लाइन हो गई ये, यहाँ देखिए ये जो नीचे है ये कोई त्रिभुज तो नहीं है, यहाँ तो त्रिभुज है ही नहीं, ये तो चतुर्भुज है आपके पास, है ना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इन लाइनों को देखना है। ये हो गई पहली लाइन 1 2 3, जो दूसरी लाइन है वो भी ऊपर कितनी त्रिभुज बना रही है 3 ही बना रही है। यहाँ के लिए जो ट्रिक थी वो एज इट इज है 6, यानी कि ये 6 बन चुकी हैं। अब यहाँ भी सेम लगाइए, 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा ये 6। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 जमा 6 कितना हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगर इसमें एक लाइन और होती, मान लो एक लाइन और ऊपर आ जाए, तो फिर आप वैसे ही करते, कितनी त्रिभुज बन रही है 1 2 3, फिर से तीनों को जोड़ देते। ठीक है, ये हो जाता 6 और फिर इसमें 6 और जुड़ जाता, ये हो जाती 18। क्लियर। तो ये लाइंस जो हैं आपको हेल्प करेंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो त्रिभुज हैं वो कितनी बन रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या था, देखिए हमने सीखा कि किसी आकृति से, अगर कोई आकृति दी हुई है उसमें आपको वर्ग कैसे निकालने हैं, आयत कैसे निकालने और त्रिभुज कैसे निकालने। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, अगर हमने इसमें निकालने हैं कि वर्ग कितने होंगे, तो आपने क्या किया, 1 2 3, ये वर्गों के लिए है आपके पास, तो 1 2 3, इधर से भी आपने ऐसे ही गिना, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 गुणा 3। क्लियर। तो 3 तिया 9। अब एक एक कम करते जाओ। ये आपकी ट्रिक थी क्या निकालने के लिए, कि वर्ग अगर आपने निकालना है। ठीक है, इसमें से एक एक घटाते जाओ और तब तक चलना है जब तक यहाँ दोनों में से कोई एक ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए 9 और 4 हो गए 13 और 1 14, तो यहाँ जो वर्ग बनेंगे वो कितने हो जाएंगे 14। इसी में अगर हमें चेक करना हो कि आयत कितने होंगे, तो आयतों के लिए आपने क्या करना है, इन नंबर्स को जोड़ देना है। तो देखिए 3 और 2 हो गए 5 और 1 6, ऐसे ही 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आपने इनको जोड़ दिया। ये जो दूसरा था इसको भी, और फिर इनको गुना कर लेना है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया। तो यहाँ आपके पास जो आयत बनेंगे वो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। क्लियर। ऐसे ही आपने किया त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज में आपने क्या करना है कि जो भी त्रिभुज दी गई है उसमें आपने क्या किया कि नंबरिंग कर ली। ठीक है, जितने भी ये खाने आपके पास बन रहे थे, जितनी त्रिभुज बन रही थी उनमें नंबरिंग कर लिया आपने और उनको जोड़ दिया सबको।
ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो आपके आंसर आएगा 3 और 3 6 और 4, ये हो गया आपके पास 10। तो यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज बनेगी उनकी संख्या कितनी होगी? 10। तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं सिर्फ, क्योंकि 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो अब आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो कि लॉन्ग मेथड्स में हमें बहुत टाइम लगता है। तो आपने अब सिर्फ इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमारा जो टाइम है पेपर के अंदर वो बच जाए। क्लियर?